वेलकम टू योगेश इंस्टीट्यूट। टुडे वी टॉक अबाउट भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश 1600 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तार अधिकार प्राप्त थे, यानी कि व्यापार करने के लिए उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके तहत भारत के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। यहीं से अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिशर की भारत में राजनीतिक और सामाजिक शक्ति का प्रारंभ हुआ। 1858 में के परिणाम स्वरूप सिपाही के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तराधिकारी प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहां इसको अमल में लाने के लिए उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और संविधान व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन ने कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासन भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा नियंत्रण निर्मित का की गई। इस घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तार से हमें 2 पॉइंटों में जानने को मिलेगा इस वीडियो में। कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। कंपनी के शासन में 8 पॉइंट हैं जिसको हम एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक एक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश शासन द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को पद नाम से दिया गया, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम से दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉन्स हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि जबकि पहले सभी प्रेसिडेंटियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कार्य कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राज्य नागरिकों और सेना मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसको हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी
जानते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी से बरी कर दिया गया, यानी कि इसको सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से वो छूट थी जो ये इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो ये बिना इजाजत लिए बिना कोई रोक टोक से कर सकता है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस कानून को राजस्व से संबंधित मामलों से भी जोड़ दिया गया, यानी कि कर लेना उससे इस बात को जोड़ दिया गया, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय कोई अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के यानी कि निजी मामलों में यह अपने फैसले ले सकते हैं, इनको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर को ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि इनके यहाँ पे दायर होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय में जरूरी नहीं है दायर हो। इस कानून के गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल यानी प्रोविजनल कोर्ट एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। यानी कि ये जो प्रांतीय न्यायालय है वो कैसे चलेंगी, कब चलेंगी, कब तक चलेंगी, कौन चलाएगा, वो सारे नियम ये लोग बनाएंगे। 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम में लॉर्ड कार्नवालिस का बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि मुझ पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, दूसरी शर्त यह थी कि उन्हें काउंसिल इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपयुक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में मान लिया गया। इस कानून की विशेषता यह है कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिक प्रभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल प्रेस को मंजूरी दिलवा दी गई। यानी कि आने वाले सभी 20 साल तक, 20 वर्षों तक जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे उन सभी को ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो अभी हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हैं। और इसमें कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, बशर्ते इसके ऊपर इन्हें कोई ऐसा पद मिले जो इसके बराबर यानी इसके टक्कर का होना चाहिए। इसने व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि उनकी जो तनख्वाह है वो भारतीय राजस्व में से यानी कर में से जाएगी। 1813 का चार्टर कानून, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, यानी कि उसको बनाए रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासन क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुत्व को प्रकट एवं स्थापन किया। इस कानून ने ईसाई मशीनरी को भारत आकार लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और भुगतान के लिए भी वही जिम्मेदार थे। 1784 का पीर्स इंडियन एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था। फिर उसको और अच्छा करने के लिए 1784 में एक और एक्ट आया जिसकी कुछ विशेषताएं हैं और जिसका नाम है 1784 का पीर्स इंडियन एक्ट। इसकी प्रमुख विशेषताओं में इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक यानी कि अलग कर दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी
के व्यापारिक मामलों में अधिशरण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक न्याय निकाय बनाया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि यह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिकों, सेना, सरकार व राष्ट्रीय गतिविधियों अधिशरण एवं नियंत्रण रखेंगे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरी, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण अधिकार या नियंत्रण प्रदान किया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिकों और सेना शक्ति निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नर विधायक संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियमित कानून कहा गया और नए कानूनों को एक्ट ऑफ अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने लगी, यानी कि उनको व्यापार के नाम से जाना लगा। यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रसार किया। इसमें कहा गया है कि कंपनी के भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम द्वारा संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद के 6 नए सदस्य बनाए गए। गवर्नर जनरल के लिए नई विधानसभा का गठन किया गया, जिसे हम भारतीय विधानसभा परिषद भी कहते हैं। परिषद में 6 संसद की तरह कार्य होता था। इस प्रकार विधायकों को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों में के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवाओं की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई
और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसके कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया था। पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं था। इसमें स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में छह नए सदस्यों से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये हमारी वीडियो का एक पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट आपको मैं जल्दी दूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।